Hi everyone. Today we'll start a new chapter that is polynomials, which is the second chapter of class 9 NCERT. And ये चैप्टर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हर एक कंसेप्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड अगर कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज़ साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन क्या होता है, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक टाइप होता है किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अरे भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर क्या होता है, पढ़ेंगे आगे, ठीक। इन हुइच द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स क्या होता है? इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ओके, तो ये डेफिनेशन में हमें 3-4 डाउट आ रहे हैं एंड हर एक बीट या फिर हर एक टर्म को हम पहले अच्छी तरह से समझते हैं, फिर क्या करेंगे ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो पहला डाउट है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन इसके पास जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा कंस्टेंट एंड वेरिएबल को डिस्कस करेंगे एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। कंस्टेंट क्या होता है? जो बदलता नहीं, मतलब हमेशा के लिए फिक्स होके रहता है, ठीक। अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 जहां भी जाता है वहीं पे 7 ही रहता है, ठीक। वैसे ही -2, 3/8 ये कुछ कंस्टेंट्स होते हैं, मतलब कहीं पे भी तुम इसको यूज कर लो तो हमेशा इसका वैल्यू इतना ही रहता है, ठीक। ऐसे ही √3π ये क्या होता है? ये कंस्टेंट होता है, मतलब ये कभी भी अपना वैल्यू चेंज करते नहीं है। कंस्टेंट मतलब हमेशा के लिए एक ही वैल्यू दिखाता है। 7 हमेशा 7 होता है, आप कहाँ पर भी इसको यूज कर लो। नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? जो अपना रूप बदलता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 पिक्चर मैंने बनाया, एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है। वेरिएबल कैसे समझेंगे? अगर मैं बताऊँ, ये जो स्क्वायर मैंने बनाया इसका साइड ले लेते हैं ए, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, मतलब 4 इंटू ए। जब ए की वैल्यू मैं बोलूँगा 3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं? ओके, अगर ए की वैल्यू मैं बताऊँ कितना, 5 सेंटीमीटर, जब ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगा तब पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो ए है, पहले 3 हुआ, फिर मैंने क्या किया, 5 किया। इसका मतलब जब 3 हुआ तब भी पेरीमीटर 12 था, जब 5 हुआ तब पेरीमीटर 20 हो गया, मतलब बदल कर ना है। ए एंड पी ये दोनों बदल रही है, ये दोनों चेंज हो रहा है। इसका मतलब पी एंड ए क्या है? वेरिएबल्स है, जो बार बार क्या हो रही है, बदल रही है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर पी एंड ए हमारा वेरिएबल है। वैसे ही और एक एग्जाम्पल है, एक रेक्टेंगल है, अगर ये उसका क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक। अगर मैं बताऊं लेंथ को मान लो 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ को मान लो 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। ओके, तो ध्यान से देखना, 2 इंटू एल कितना होता है? 3 होता है, प्लस बी कितना? 2 इंटू 3 प्लस 2 5, मतलब 10। अगर एल को मैं चेंज कर लूँ, 3 के बदले में 4 ले लूँ, अगर 3 के बदले में 4 ले लूँ एल एंड बी क्या ले लिया, बी मान लो 3 ले लिया। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 2 7 जा 14। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? जब हमने एल एंड बी कुछ रखा था तब हमें पी कुछ मिला था, मतलब 10। जब हमने एल एंड बी को चेंज कर दिया, 4 एंड 3 कर दिया, तब पी भी बदल गया, मतलब पी एल बी यहाँ पर वेरिएबल है। ओके, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में पी एंड ए हमारा वेरिएबल था।
यहाँ पे कंस्टेंट भी था, ये क्या है, ये जो 2 है ये कंस्टेंट है, यहाँ पे जो 4 है ये कंस्टेंट है। तो कंस्टेंट के लिस्ट में हम कोई भी नेचुरल नंबर्स या फिर कोई भी नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, जो टाइम टू टाइम अपना वैल्यू क्या करता है, वेरी करता है। क्लियर? अच्छा, ये हो गया कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक, कंस्टेंट हमेशा कंस्टेंट रहता है, वेरिएबल हमेशा वेरी करता है या फिर चेंज होता है। अब आता है नॉन नेगेटिव। यहाँ पे 2 टर्म हमें क्लियर हो गया है, ये वेरिएबल क्या होता है ये क्लियर हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इसके बाद पढ़ेंगे। अब पढ़ लेते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स क्या होता है। नॉन नेगेटिव क्या होता है, हमारे दिमाग में इमीडिएटली आ जाता है क्या, अगर नॉन नेगेटिव की बात हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव है। ठीक, अगर यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाऊँ, बना दिया नंबर लाइन, बीच में आता है 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ तक लिखा मैंने। अप टू इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, अप टू इन्फिनिटी राइट हैंड साइड में जाएगा। ये क्या है, इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? पूछ क्या रही है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो तब भी हो जाता है रॉन्ग। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होता है। ओके, नेगेटिव नहीं होता है मतलब मैं इतना ही काट देता हूँ, नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव को हम यहाँ पे रखेंगे नहीं। अगर नेगेटिव नहीं होता है तो क्या होता है, 0 से आगे की तरफ जाता है, तो सिर्फ चेंजेस क्या हो रही है, 0 इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। एंड हमें इन्फॉर्मेशन वही बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स मतलब नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो होगा हमारा पावर्स। तो पावर्स की तौर पे हम ले सकते हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब कोई भी होल नंबर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ले सकते हैं, 0 से स्टार्ट करके अप टू इन्फिनिटी। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है। ओके, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं। ओके, अगर सोच रही हो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव तो गलत है। ठीक, अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इतना समझ में आ गया? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन कहता है ए कम्बिनेशन ऑफ कंस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय ए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन। कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स को लेके ये कुछ साइंस होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइंस अगर होता है तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखा है। 6x 6 × x 3x + y x + y + z y² + 5x², 3x + 3y(x) z + 3√z 2 + 5x⁴ + 7x²। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें कुछ कंस्टेंट्स है, कुछ वेरिएबल्स है, एंड हर एक कंस्टेंट एंड वेरिएबल ये 4 ऑपरेशंस के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल्स कौन होगा। पॉलिनोमियल्स जो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एक्सप्रेशन का एग्जांपल्स मैंने लिखा है, इसमें से कौन कौन होगा जिसके पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगा, तो हम उसको पॉलिनोमियल्स की लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। सबसे पहला वाला, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर क्या कहता है, यहाँ पे पावर है हमारा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा हमारे लिए एक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3x + y, इसका पावर भी 1, इसका भी 1, ये भी हो जाएगा एक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी पावर सबका 1 है, तो ये भाई साहब भी आ जाएंगे पॉलिनोमियल की लिस्ट में। y² + 5, ये भी आ जाएगा क्योंकि पावर 2 है।
एक्स स्क्वायर पावर 2, ये सही है। यहाँ पे पावर कितना है, इसको अगर मैं बताऊं, ये जो 3/x है, x का पावर 1 है, लेकिन अगर मैं उसको ऐसा लिखूंगा, x को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा 3x टू दी पावर -1। ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x टू दी पावर -1। तो यहाँ पे हमें पावर नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। अब आएंगे z प्लस 3√z के पास। ये भी दिख रहा है, ये पावर 1 है, लेकिन इसका पावर कितना है 1/2 है। ऑलरेडी मैंने बताया था, इसको अगर हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये हो जाएगा z टू द पावर 1/2, जो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर। अब आएंगे इसके पास, यहाँ पे भी साफ दिख रहा है पावर क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये भी नहीं होगा हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इसमें कौन हुआ, 6x हुआ, 3x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर। ये सारे क्या हुए, हमारे पॉलिनोमियल्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड पॉलिनोमियल्स की लिस्ट में आ गए। ओके। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम लोगों ने यूज किया है x, y, z, हम कितना भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को लेके आगे बढ़ेंगे, मतलब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्लियर। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, उसी के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक। तो पॉलिनोमियल्स को हम लिखते कैसे हैं, ठीक। जब भी कोई पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं p ऑफ x या फिर q ऑफ x, ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करके जो वेरिएबल्स होता है उसका। x यहाँ पे वेरिएबल है तो मैंने लिखा p ऑफ x। ओके। यहाँ पे भी x वेरिएबल है, q ऑफ x या फिर r ऑफ x, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स लिखने का स्टाइल होता है ऐसा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग एनी अल्फ़ाबेट। ओके। p ऑफ x, q ऑफ x, t ऑफ x, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ओके। ये एक पॉलिनोमियल है, मतलब पावर क्या है, दोनों का नॉन इंटीग्रल पावर है, मतलब नेगेटिव नहीं है। ठीक। यहाँ पे 3, 2, 1 ये भी पावर्स क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक, मतलब नेगेटिव नहीं है। अब बात आता है ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा p ऑफ x, जिसमें x क्या है, एक वेरिएबल है। यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स है। सबसे पहला वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर जो टर्म है दैट इज 2x। यहाँ पे 2 टर्म है, क्या, पहला वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है हमारा 2x। नेक्स्ट सेकेंड पॉलिनोमियल q ऑफ x में 4 टर्म है, 1, 2, 3, 4। ओके। ये जो हर एक टर्म का एक कोएफिशिएंट होता है, हर एक टर्म का क्या होता है, एक कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो 4 टर्म्स मैंने अभी बोला, 4 टर्म्स इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हमने कुछ साइंस यूज किया, प्लस प्लस माइनस। जब भी 2 टर्म के बीच पॉजिटिव साइन आता है या फिर नेगेटिव साइन आता है तो उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स बन जाता है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में वो नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेट नहीं होता है। ठीक। जैसे कि अगर 7x है, 7 इंटू x है, तो ये एक ही टर्म है, बट 7x के साथ जब माइनस जुड़ गया एंड 2 आ गया, ये 2 टर्म हो जाते हैं। तो अगर दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन साइन होता है या फिर डिवीजन साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन साइन होता है, इसमें से टर्म्स सेपरेट नहीं होते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव साइन है या फिर नेगेटिव साइन है तो टर्म्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया 4 टर्म, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के लिए ये हो गए 2 टर्म। क्लियर। बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन था, लेकिन हम उसको एक ही टर्म मान के चलते हैं। तो टर्म्स सेपरेट कब होता है, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्लियर। अब बात करेंगे कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे हर एक टर्म का हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक। कोएफिशिएंट 2 टाइप का होता है। क्या होता है,
एक होता है न्यूमरल, एक होता है लिटरल। न्यूमरल क्या हुआ है? न्यूमरल होता है जो नंबर होता है, लिटरल होता है जो वेरिएबल होता है। न्यूमरल दूसरा होता है लिटरल। न्यूमरल में क्या पढ़ेंगे? न्यूमरल नॉर्मली नंबर होते हैं एंड लिटरल क्या होता है? जो वेरिएबल्स होता है। अगर पहली टर्म की बात करूँ, सबसे पहला वाला टर्म यहाँ पे -x³ है। यहाँ पे अगर x³ का कोफिशिएंट में बात करूँगा, x³ का कोफिशिएंट होता है -1। क्या होता है? -x³ में x³ का कोफिशिएंट होता है कितना? -1, ठीक है, जो कि न्यूमरल कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? न्यूमरल कोफिशिएंट होता है, या फिर सिर्फ कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। वैसे ही -1 का लिटरल कोफिशिएंट होता है x³। समझ में आ रहा है? x³ क्या है? x³ लिटरल है। न्यूमरल क्या है? न्यूमरल -1 है। सेकेंड टर्म 4x² में अगर मैं बात करूँगा, 4x² में क्या है? 4 हमारा न्यूमरल कोफिशिएंट है, x² हमारा लिटरल कोफिशिएंट है। ठीक, 4x² में 4 हमारा न्यूमरल कोफिशिएंट है, x² क्या है? x² है लिटरल कोफिशिएंट। ओके, वैसे ही थर्ड टर्म 7x में 7 है x का कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट? न्यूमरल कोफिशिएंट। ओके, 7 क्या है? 7 हमारा न्यूमरल कोफिशिएंट है। ओके, किसका? x का न्यूमरल कोफिशिएंट है। ओके, एंड अगर x की बात करूं, x 7 का लिटरल कोफिशिएंट होता है। ठीक, x 7 का लिटरल कोफिशिएंट होता है, x 7 का लिटरल कोफिशिएंट होता है एंड 7 x का न्यूमरल कोफिशिएंट होता है। एंड लास्ट टर्म -2 के बात करेंगे। इस टर्म में सिर्फ -2 है। अगर सिर्फ -2 है तो किस में जाएगा? लिटरल या न्यूमरल में? न्यूमरल में ही जाएगा। ये कोफिशिएंट न्यूमरल कोफिशिएंट होता है, या फिर हम सिर्फ उसको कोफिशिएंट ही बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लिटरल कोफिशिएंट है वो कितना है? वो 1 है। कैसे? अगर मैं -2 को लिख सकता हूँ -2 × x⁴ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो x⁴ होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। रिजल्ट में हमें -2 ही मिलेगा। ठीक, तो 1 के बदले मैं लिख सकता हूँ x⁴। इसका मतलब जो लास्ट टर्म यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये लास्ट टर्म में जो लिटरल कोफिशिएंट है दैट इज x⁴, या फिर लास्ट टर्म -2 x⁴ का कोफिशिएंट है, मतलब न्यूमरल कोफिशिएंट है। क्लियर? कोफिशिएंट समझ में आया? तो कोफिशिएंट क्या है? 2 टाइप का होता है, एक होता है न्यूमरल, दूसरा होता है लिटरल। न्यूमरल नॉर्मली नंबर की तरफ इंडिकेट करता है, लिटरल वेरिएबल्स को लेके चलता है। ओके, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अगर हम सीधा बात करूँगा तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट होता है -1, x² का 4, x का 7, x0 का -2। ओके, x0 हम लिखते नहीं क्योंकि x0 का वैल्यू किसके बराबर होता है? x0 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए हम x0 को लिखते नहीं। ठीक, अब समझ में आ गया न्यूमरल कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल्स होता है उसी का जो न्यूमरल वैल्यू उसी के साथ अटैच होकर रहता है, दैट इज़ द न्यूमरल कोफिशिएंट। ओके, अच्छा, इसमें जो लास्ट टर्म हम यूज कर रहे हैं, लास्ट टर्म क्या है? -2 है। ओके, उसको हम कह सकते हैं क्या? एक कंस्टेंट। क्या कह सकते हैं? कंस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो वेरिएबल है दैट इज क्या? उसी का पावर कितना है? 0 होता है। या फिर हम कह सकते हैं कंस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है? वो x⁴ के साथ कनेक्ट होकर रहता है। ठीक, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि 7 हुआ, ओके, -5 हुआ, -151 हुआ, ये सब होते हैं कंस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होते हैं? कंस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कंस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो 7 का मैं लिख सकता हूँ 7 × x⁴,
-5 भी हो सकता है, -5 इंटू एक्स टू द पावर 0, -151 इंटू वाई टू द पावर 0, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक, इसमें जो कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा कंस्टेंट होते हैं, लेकिन उनका जो वेरिएबल्स होता है, ओके, उनका जो वेरिएबल्स होता है, लिटरल कोफिशिएंट होता है, वो एक्स टू द पावर 0 होता है। ठीक, आगे हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक हम इतना ही समझ के चलेंगे। ठीक, अच्छा, और एक कंस्टेंट भी है, क्या है, दैट इज़ 0। ओके, कंस्टेंट पॉलिनोमियल अगर 0 की बात करेंगे, ये एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कंस्टेंट पॉलिनोमियल 0 को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आया? ये कुछ कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स है जो कंस्टेंट रहते हैं हमेशा। ओके, कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0 करके। आगे इन लोगों का डिग्री जो होता है 0 होता है, वो आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ तक 7, -5, -151 ये सब क्या होते हैं, ये सब कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहते हैं। ओके, इनके साथ जो लिटरल कोएफिशिएंट होता है उसका पावर 0 होता है। क्लियर? वैसे ही एक 0 एक कंस्टेंट है, एंड ये 0 में हम इसको, ये कंस्टेंट पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉलिनोमियल को सेपरेट करेंगे, मतलब डिपेंडिंग ऑन टर्म्स के ऊपर बेस करके पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स का है, किसके ऊपर बेस करके, टर्म्स के ऊपर बेस करके पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का है। ओके, तो टर्म्स के ऊपर बेस्ड करके पॉलिनोमियल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जिस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही टर्म होगा वो जाएगा मोनोमियल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोनो होता है, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, यहाँ पे जो मोनो होता है, इस मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए, साथ में अगर एक ही टर्म है तो वो जाएगा मोनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन ये है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होना चाहिए। इतना, सिर्फ उतना ही कंडीशन है, याद रखना। पॉलिनोमियल्स होने के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होना चाहिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर आप लोग ये कन्फ्यूजन हो रहे हैं, पॉली मतलब मैनी, नोमियल्स मतलब टर्म्स, अगर पॉलिनोमियल में मैनी टर्म्स आता है तो फिर मोनोमियल कैसे पॉलिनोमियल हुआ? ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि पॉलिनोमियल्स में पॉली मतलब मैनी, नोमियल्स मतलब टर्म, पॉलिनोमियल्स मतलब सिर्फ वहीं पे मैनी टर्म्स आते हैं। क्लियर? तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो डेफिनेशन मैंने समझाया वही होता है पॉलिनोमियल, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर नॉन इंटीग्रल है वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। एंड यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स हैं, बट इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म, ये सिंगल 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 सिंगल। ठीक, जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म है तो हम उसको लेते हैं किसमें, मोनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, सबसे पहला वाला आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या आता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक टर्म होता है। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल्स। बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है। ओके, बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है, जिसके पास 2 टर्म्स होगा। जिस पॉलिनोमियल के पास 2 टर्म्स है वो जाएगा बाइनोमियल में। x+1 2 टर्म्स है, ये भी 2 टर्म्स, ये भी 2 टर्म्स। ठीक, अब ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है। ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है, जिसके पास 3 टर्म्स होगा। ये 3 टर्म्स है, ये भी 3 टर्म्स है। ध्यान रखना, यहाँ पे √2 है, ये कंस्टेंट है। ठीक, ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का पावर हमारा नॉन इंटीग्रल है। √2 का पावर 1/2, लेकिन ये कंस्टेंट है। ओके, वेरिएबल का पावर अगर नॉन फ्रैक्शन है तो गलत होगा, लेकिन यहाँ पे ये √2 क्या है, √2 हमारे कंस्टेंट की तौर पे यूज हुआ है। क्लियर? यहाँ पे हर एक पॉलिनोमियल से, एंड पॉलिनोमियल्स को हमने अपने टर्म्स के ऊपर बेस्ड करके सेपरेट किया है।
पहला वाला मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। मोनोमियल में एक ही टर्म्स आता है, बाइनोमियल में 2 टर्म आता है, ट्राइनोमियल में सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स आता है। क्लियर? कन्फ्यूज मत होना। हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये मोनोमियल पॉलिनोमियल्स है क्या? मोनोमियल पॉलिनोमियल्स का एक ही टाइप है, बट पॉलिनोमियल्स ये नहीं लिखा हुआ है कि पॉली मतलब मैनी, नोमियल्स मतलब टर्म, मैनी टर्म्स तो पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो फिर मोनोमियल कैसे पॉलिनोमियल हो गया जिसमें मैनी टर्म्स आना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही टर्म्स है। बट ये कहीं पे भी पूरे के पूरे बुक में कहाँ पर भी लिखा नहीं है कि पॉलिनोमियल्स मतलब होता है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन मैंने जो बोला बिल्कुल वही होता है कि जिसके पास नॉन इंटीग्रल पावर्स होता है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास, उसको हम पॉलिनोमियल्स मानते हैं। क्लियर? और एक बात है, एक पॉलिनोमियल्स के पास क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है। मतलब इनफाइनाइट क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, फाइनाइट जिसको काउंट कर लेते हैं। चाहे टर्म 500 क्यों ना हो, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। ओके, फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसको हम, जो फिनिश होता है, ओके, जो फिनिश हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट। ओके, टर्म्स कितने भी हो, 1000 हो, 5000 हो, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, मतलब काउंटेबल होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। क्लियर? तो एक पॉलिनोमियल्स में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है। हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ा, उसके टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री के ऊपर बेस्ड करके फिर से पॉलिनोमियल का क्या क्या टाइप होता है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास समझ में आया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर कंटिन्यू करना। अगर बीच में छोड़ जाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।